Hello friends, welcome to my YouTube channel योगा एंड टीचिंग स्किल्स। योगा एंड टीचिंग स्किल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सीआरपीसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो सीआरपीसी क्या होती है मैं ये बताऊंगी, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। सीआरपीसी इनेक्ट कैसे हुआ इसको भी मैं बताऊंगी, और सेलिएंट फीचर्स क्या हैं सीआरपीसी के, इसको भी डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर देखते रहिए हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक थम्स अप ज़रूर बनता है सभी व्यूअर्स से मेरे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये एक खास वीडियो जो कि सीआरपीसी को आज डेडिकेटेड है। जैसा कि मैं बताती हूँ कि सीआरपीसी को ही, हाँ जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है। ये एक मेन लेजिस्लेशन है प्रोसीजर पर, जो कि सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इंडिया में उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए बनाया गया है। ये 1973 में इनेक्ट हुआ और प्रभाव में आया 1 अप्रैल 1974, यानी कि केम इनटू फोर्स। जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर लिखिएगा इसे 1 अप्रैल 1974 में, एंड इनेक्ट हुआ ये 1973 में। अब आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। पहला पॉइंट है इसमें कि पहले जैसे कि ओल्ड डेज़ में कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था भारत में, जो कि प्रोसीजर के रूप में इनेक्ट हुआ हो। तो उसलिए ही हमें बनाया गया है। लेटर ऑन ये सारे एक्ट्स को पुराने ज़माने में जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे उनमें कंसोलिडेट किया गया उनको क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852 में, जो कि बाद में रिप्लेस किया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865 के रूप में। जब 1861 में एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, जिसको बाद में फिर से रिप्लेस कर दिया गया 1871 में।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 जो आया जब बना, तो वो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर हुआ पूरे इंडिया के लिए, जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स और मोफिसल्स दोनों में ही लागू किया गया। इसको सप्लीमेंट किया गया 1898 में। जो लास्ट मेंशन कोड है, ये अमेंड हुआ बहुत ही बार अमेंड हुआ, और मेजर अमेंडमेंट्स हुए इसके 1923 एंड 1955 में। आइए अब हम जान लेते हैं हिस्ट्री लॉ कमीशन सीआरपीसी के इनेक्टमेंट में उनका क्या रोल था, उसी की हिस्ट्री के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। लॉ कमीशन सेटअप हुआ, पहला लॉ कमीशन 1955 में, जिसने ओल्ड कोड जितनी भी थे उनको एक्सटेंसिवली पढ़ा और वेरियस रिकमेंडेशन उन्होंने बनाया, जो कि सबमिट किया गया 1969 में। ये सजेशंस सारे इनकॉर्पोरेट किए गए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, जो कि लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 में, विच हैज़ बीन अमेंड किया गया 1978, 1980, 1983, 1988, 1990, 1991, 1993, 2001, 2013 and 2018। आइए आज हम फिर से जानते हैं टोटल सेक्शन सीआरपीसी के बारे में। टोटल सेक्शन सीआरपीसी में 484 हैं न्यू कोड में 1973 के। डेफिनेशंस अब जानते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जो कि सेक्शन 2A में वर्णित है, कोडिफाइड है।
अब हम जानेंगे कि बिलेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस में डिस्टिंक्शन क्या होता है, यानी कि इनके बीच में भेद क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहला है बिलेबल ऑफेंस, दूसरा है नॉन बिलेबल ऑफेंस। जो बिलेबल ऑफेंस होता है वो लेस ग्रेव एंड सीरियस इन नेचर होता है, जबकि नॉन बिलेबल ऑफेंस जो होता है वो बहुत ही सीरियस और ग्रेव नेचर का होता है। सेकंड पॉइंट है, बिलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो पनिशेबल होते हैं 3 साल से कम के इम्प्रिजनमेंट से या फिर फाइन से, और जो नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा का होता है, या 3 साल का होता है या उससे ज़्यादा का होता है। बेल कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, आपका अधिकार है इस पे, बेल पे, तो आप इसको मांग सकते हैं, तो वो होता है बिलेबल ऑफेंस। और बेल कैन बी ग्रांटेड, अगर विवेक पर कोर्ट जैसा चाहेगा वैसे तब बेल देगा, तो उस केस को देखते हुए वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के डिस्टिंक्शंस के बारे में। पहला है कॉग्निजेबल, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि जो सेकंड मैंने ये नॉन कॉग्निजेबल के नीचे पहला पॉइंट दिया है, कॉग्निजेबल नहीं है, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल है, तो याद रखिएगा नॉन कॉग्निजेबल के नीचे नॉन कॉग्निजेबल ही आएगा, कॉग्निजेबल नहीं आएगा। तो चलिए जान लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जबकि लेस सीरियस ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस जो कि 3 साल या 3 साल से ऊपर के लिए पनिशेबल होते हैं विदाउट फाइन में, वो कॉग्निजेबल होते हैं। और ऑफेंसेस पनिशेबल विदाउट इम्प्रिजनमेंट विद लेस दैन 3 years एग्ज़ाम होते हैं, वो होते हैं वे नॉन कॉग्निजेबल। एग्जाम्पल, वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एट्सेट्रा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और जबकि एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समवन, गिविंग द इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट एट्सेट्रा, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, और पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो वारंट के बिना अरेस्ट करें, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। फोर्थ पॉइंट है, पुलिस ऑफिसर ऑन इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर्स और डायरेक्शन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं कल्प्रिट को, आपके एक्यूज को। पुलिस ऑफिसर हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट अथॉरिटी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर कंसिडर्ड पब्लिक wrong prosecution of offenders in left to initiative and efforts of the state. They are considered private wrongs. Prosecution of कंप्लेंट और एफआईआर के बारे में भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। कंप्लेंट जो होती है वो ओरली और इन राइटिंग होती है, मजिस्ट्रेट को लिखी हुई, जबकि एफआईआर होती है किसी भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती है। कंप्लेंट जो होती है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के लिए की जा सकती है। एफआईआर जो होती है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के या केस के लिए की जाती है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं कंप्लेंट जो उनको दी गई है उन पर, जबकि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे। कंप्लेंट जो होती है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं इंक्लूड करती है, एफआईआर जो होती है मे बी गिवन बाय पुलिस ऑफिसर।
इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में भी हम उनके डिस्टिंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। इंक्वायरी क्या होती है? जुडिशियल प्रोसेस होती है। जो इन इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हुआ होता है, विल नॉट रिजल्ट इन द एक्विटल और कन्विक्शन। इट में रिजल्ट टू द डिस्चार्ज और कमिटल फॉर ट्रायल के रूप में होता है, जबकि ट्रायल जो होता है लीड्स आइदर टू कन्विक्शन और एक्विटल होता है। इंक्वायरी जो होती है वो किसी भी मैटर में इज़ नॉट एन ऑफेंस कहलाएगी, जब फॉर एग्जांपल इंक्वायरी फॉर डिसाइडिंग द इशू ऑफ मेंटेनेंस, पोजेशन और पब्लिक न्यूसेंस। ट्रायल जो होती है वो ऑलवेज एन ऑफेंस होगा। इंक्वायरी जो होता है वो वाइड सेंस में कहेंगे इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल, जबकि ट्रायल डिनोट्स टू थिंग्स: ट्रायल्स ऑफ ए कंट्रोवर्सी अराइजिंग फ्रॉम एन इशू और बी ट्रायल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। लिमिटेड मीनिंग है इसका। हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बारे में। इसका ऑब्जेक्ट होता है कलेक्ट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड वाइल इंक्वायरी का पर्पस होता है डिटरमाइन ट्रुथ ऑफ ऑल ऑफ सर्टेन फैक्ट्स दैट टू फर्दर एक्शन में बी टेकन। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, इंक्वायरी जुडिशियल एज वेल एज नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन बिगिन होती है कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन is must, and this inspection is done by police officers investigation में. Process begins after an investigation. It begins by interrogation and not by inspection in inquiry. हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वाइल ट्रायल जुडिशियल प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन प्रीसीड्स ट्रायल, यानी कि ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर, वाइल ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है।
आइए हम सब कुछ वारंट केस और समन्स केस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनका डिफरेंस में क्या होता है। वारंट केस में जो पनिशमेंट होती है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ज़्यादा होती है, वाइल समन्स केस में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम होती है। सेकंड पॉइंट है ट्रायल प्रोसीजर इज़ इलाबोरेट होता है वारंट केस में, वाइल ट्रायल प्रोसीजर इज़ नॉट इलाबोरेट होता है समन्स केस में। नोटिस और चार्ज इज गिवन होता है वारंट केस में। नोटिस ओनली पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस आर रिक्वायर्ड टू बी कन्विक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में ही नोटिस दिया जाता है। समन केस में वारंट केसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू समन्स केस में नहीं, वारंट केस को समन्स केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वाइल समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। While fifth point है there is a special procedure under section 248 and clause 3 होता है वारंट केस में, नो स्पेशल प्रोसीजर समन्स केस में। विड्रॉल ऑफ चार्ज इज पॉसिबल वारंट केस में, ओनली विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट इज पॉसिबल समन्स केस में। आइए हम जान लेते हैं सेलिएंट फीचर्स के बारे में। पहला है कि आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि देता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में इंक्लूड किया गया है। सेकंड पॉइंट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फंक्शन किया जाता है हाई कोर्ट के अंडर, तो इनकी सेंटेंसिंग पावर भी इन्हेंस्ड की गई है। थर्ड है इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर फॉर समरी, यानी कि समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो समन्स केस में सेम होगा और समवन विल बी इशूड in the first instance in all summons cases will be issued ordinary in all warrant cases में। जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, और उसको पावर दी गई है डिविजनल जुरिसडिक्शन। इन एडिशन द हाई कोर्ट and their division is entertained by court of session, there will be no further revisions to the high court. The powers of revision conferred on the superior courts can't be exercised in interlocutory orders में एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा पावर ऑफ रिविजन को, जो कि सुपीरियर कोर्ट्स को कन्फर्ड किया गया है। और जो एग्री पर्सन है उसको ये राइट होगा कि सेंड इंफॉर्मेशन करे वो बाय पोस्ट से टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इफ़ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड हिज कंप्लेंट और समथिंग लाइक दैट। जो ज्यूरी है सिस्टम है वो भी एबॉलिश किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 के अंतर्गत। लीगल एक्यूज पर्सन है वो कम्पिटेंट विटनेस होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो जो कि एक्यूज्ड का या किसी भी पार्टीज़ का डेथ के बाद जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको ये राइट दिया गया है कि वो कंपाउंड कर सके, यानी कि बाहर ऑफेंसेस को मतलब कोर्ट के बाहर भी सहूलियत से अपनी सहूलियत से कर सके, निपटारा कर सके इसका।
Some special provisions such as Section 313, 315 and 164, subsection 2 etc. have been made for protecting the interest of the accused के लिए भी बनाए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो कि इन सेक्शंस में है दी गई हैं कि उसके हित के लिए कि वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। The procedure for the appointment of public prosecutors and assistant public prosecutors have been systematized and qualifications have been prescribed for them भी दी गई हैं। Period of a detention in jail during remand under trial will be counted against the sentence of imprisonment and treatment awarded in the case.